स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ट्रूथ वर्सेस हाइप, वो सरदार पटेल अगेंस्ट मुस्लिम्स। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। मैं मुसलमानों का सच्चा दोस्त हूं, लेकिन मुझे उनका सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखता हूं। मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में भारतीय संघ के प्रति देशभक्ति की घोषणा मात्र से उन्हें मदद नहीं मिलेगी। उनकी घोषणा का व्यावहारिक प्रमाण भी उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए। मैं भारतीय मुसलमानों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हाल ही में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन में उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की आक्रामकता की निंदा क्यों नहीं की? ये लोगों के मन में संदेह पैदा करता है। अब आपको एक साथ तैरना होगा या एक साथ डूबना होगा। एक ही नाव में आप दो घोड़ों की सवारी नहीं कर सकते। जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं उन्हें वहां जाना चाहिए और शांति से रहना चाहिए, लेकिन यहां के लोगों को भी शांति से रहना चाहिए और प्रगति के काम में योगदान देना चाहिए। मैं खरी बात कहने में विश्वास रखता हूं। मैं मन की बात छिपाकर कुछ कहना जानता ही नहीं। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि उनकी भारतीय संघ के प्रति निष्ठा की घोषणा कर देने मात्र से नाजुक वक्त पर काम नहीं बन सकता। उन्हें इस घोषणा का सबूत देना होगा। दोस्तों, ये शब्द हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के, जो उन्होंने 6 जनवरी 1948 को लखनऊ में एक सभा के दौरान एक भाषण में बोले थे। एक तरफ जहां पूरा देश अंग्रेजों से आजादी का जश्न मना रहा था, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनने के बाद भी देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने में लगी हुई थी। हर जगह पाकिस्तान के समर्थन में प्रचार किया जा रहा था। ऐसे में सरदार पटेल ने लखनऊ में भाषण के दौरान ये व्यंग्यात्मक और कठोर शब्दों के द्वारा उन लोगों पर जोरदार हमला बोला जो भारत को सांप्रदायिकता की आग में झोंक रहे थे। उनके कई भाषणों में ऐसे लोगों को चेतावनी दी जो ऐसा करने के लिए लगे हुए थे। उनके ऐसे ही कई भाषणों के अंशों का रेफरेंस देते हुए अक्सर उन पर स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदुओं का पक्ष लेने और मुसलमानों का विरोध करने का आरोप लगता रहता है। हालांकि उन्होंने कई मौकों पर मुसलमानों का भी पक्ष लिया है। खैर, सरदार पटेल पर लगे इस आरोप में कितनी सच्चाई है? क्या सच में सरदार पटेल मुस्लिम विरोधी थे? गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के साथ उनके कैसे संबंध थे? और RSS के बारे में पटेल के कैसे विचार थे? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार फिर चलते हैं आजादी के उस दौर में। पटेल वॉज अ नेशनलिस्ट एंड नॉट एंटी मुस्लिम। वो दौर था 1946 का, जब भारत में ब्रिटेन के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंतरिम सरकार बनाने की तैयारियां चल रही थी। इसी साल अप्रैल महीने में कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने नए अध्यक्ष के रूप में चुना था। 2 सितंबर 1946 के दिन नेहरू की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसे वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा गया। सरदार पटेल इस सरकार में मिनिस्टर ऑफ होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बने थे। उस समय देश का माहौल पूरी तरह से सांप्रदायिक था। देश दंगों की आग में झुलस रहा था। इसकी एक बड़ी वजह जिन्ना और मुस्लिम लीग थी। मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में मुस्लिम लीग ने सितंबर 1946 में डायरेक्ट एक्शन प्लान यानी सीधी कार्रवाई की घोषणा कर दी थी। उनका मकसद बलपूर्वक भारत की बजाय एक अलग मुल्क पाकिस्तान को हासिल करना था। डायरेक्ट एक्शन प्लान की वजह से ही पूरे देश में दंगों की आग भड़क गई थी। दरअसल जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग पार्टी इसके लिए मौके का इंतजार कर रही थी। जिन्ना को मौका तब मिला जब पंडित नेहरू ने साल 1946 में अध्यक्ष बनने के बाद कहा, कैबिनेट मिशन ने जिस तरह से शक्तियों की कल्पना की है, केंद्र सरकार को उससे कहीं ज्यादा मजबूत होना चाहिए। इसके बाद जिन्ना तुरंत वादा खिलाफी का आरोप लगाने लगे। इस मसले पर सरदार पटेल भी नेहरू से सहमत थे, लेकिन वो इस मामले में किसी तरह की बयानबाजी के लिए तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने अपने करीबी DP मिश्रा को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा, हालांकि नेहरू चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं, वे अक्सर मासूम बच्चों की तरह काम कर देते हैं। उनकी तमाम मासूम गलतियों के बावजूद उनके अंदर आजादी के लिए गजब का जज्बा और उत्साह है। यही उत्साह और जज्बा उन्हें बेसब्र बना देता है, जिसके चलते वे अपने आप को भूल जाते हैं। विरोध होने पर वे उतावले हो जाते हैं।
बहरहाल वल्लभ भाई पटेल जब तक स्थिति संभालते, जिन्ना ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। 16 अगस्त 1946 का दिन जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग के साथ डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। अकेले कलकत्ता शहर में हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। नोआखली में भी भारी कत्लेआम हुआ। धीरे धीरे देश को इन दंगों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े नाम महात्मा गांधी को इससे धक्का लगा। महात्मा गांधी के लिए सबसे जरूरी काम इन दंगों को रोकना था। महात्मा गांधी दंगों से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके नोआखली की तरफ रवाना हुए। इन दंगों से सरदार पटेल भी काफी आहत हुए। नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में सरदार पटेल ने पाकिस्तान की मांग करने वाले लोगों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, आप जो करें उसे शांति और प्रेम के साथ करें। आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अगर कोई तलवार उठाएगा तो उसका जवाब भी तलवार से दिया जाएगा। इस भाषण की काफी चर्चा हुई। नोआखली और बिहार हिंसा की वारदात के 1 महीने से भी कम समय के बाद में पटेल द्वारा दिए गए ये भाषण के कुछ अंश नेहरू को पसंद नहीं आए। गांधी जी उस समय नोआखली में थे और नेहरू और आचार्य कृपलानी उनसे मिलने गए। सरदार पटेल की बातों से नाराज महात्मा गांधी ने 30 दिसंबर 1946 को नोआखली से उन्हें चिट्ठी लिखी और नेहरू के साथ उनको भेजा। बापू ने लिखा, मुझे आपके बारे में कई शिकायतें मिली हैं। आपके भाषण भड़काऊ हैं। आप हिंसा और अहिंसा में कोई फर्क नहीं कर पा रहे हैं और आप लोगों को तलवार का जवाब तलवार से देने की बात सिखा रहे हैं। अगर ये बातें सही हैं तो इससे हमें बहुत नुकसान होगा। 7 जनवरी 1947 को सरदार पटेल ने बापू को चिट्ठी का जवाब दिया। उन्होंने लिखा, सच बोलना मेरी आदत है। तलवार के जवाब में तलवार वाले बयान को मेरे भाषण में से निकालकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सरदार पटेल को यह मालूम था कि कुछ लोग लगातार उनके बारे में महात्मा गांधी को शिकायतें लगा रहे हैं। मुस्लिम लीग ने पूरे देश में माहौल को सांप्रदायिक बना दिया था। ऐसे में भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान के साथ। मुस्लिम लीग जिस पाकिस्तान की मांग कर रही थी वो उन्हें मिल गया था। महात्मा गांधी भारत विभाजन के खिलाफ थे। जब देश का विभाजन हुआ तो लाखों की संख्या में लोगों ने एक देश से दूसरे देश में अदला बदली की। 1947 के अगस्त महीने में दंगे अपने चरम पर पहुंच गए। पश्चिमी पंजाब, जो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था, वहां बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम मारे जा रहे थे, जिसकी वजह से सरदार पटेल दुखी थे। सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को इस बारे में चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा, जिस तरह से पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को मारा जा रहा है, उससे भारत में माहौल बिगड़ रहा है। सड़कों पर आम मुसलमानों का चलना मुहाल हो गया है। अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करता तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। सरदार पटेल को जिस बात का डर था वही हुआ। 5 सितंबर 1947 को दिल्ली में दंगे भड़क गए। सरदार पटेल नहीं चाहते थे कि जिस तरह पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं उसी तरह भारत में मुस्लिम मारे जाएं। उन्होंने नेहरू से कहा, मैं दिल्ली को लाहौर नहीं बनने दूंगा। इस बात का उन्होंने पालन भी किया। उन्होंने दंगाइयों पर गोली चलाने के ऑर्डर दिए। इस गोलीबारी में 4 दंगाई मारे गए और वे सभी हिंदू थे। इसी तरह जब दिल्ली में निजामुद्दीन इलाके में रहने वाले मुस्लिम परिवारों पर हमले हो रहे थे, तब सरदार साहब ने एरिया के पुलिस ऑफिसर को साफ शब्दों में कहा कि अगर यहां कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और तुम्हारी नौकरी नहीं बचेगी। दंगों की खबर सुनकर अमृतसर पहुंचे सरदार वल्लभ भाई पटेल की निगाह में सब बराबर थे। वो किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं थे और साथ ही किसी को खास तरजीह भी नहीं देना चाहते थे। दरअसल विभाजन के बाद लाखों की संख्या में लोग पाकिस्तान की तरफ रवाना हो रहे थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि भारत से पाकिस्तान जा रहे मुसलमानों के काफिलों को रास्ते में रोकने और मारने की तैयारी हो रही है। दंगे रोकने के लिए सरदार पटेल सीधा अमृतसर पहुंच गए। वहां पहुंचने पर गुस्साई भीड़ ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद पटेल ने भीड़ को संबोधित किया। अमृतसर में सरदार पटेल ने प्रभावशाली भाषण दिया। पटेल ने कहा, इसी अमृतसर शहर में हिंदू, सिख और मुसलमानों के खून से जलियांवाला बाग रंगा था। मुझे ये सोचकर अपार दुख हो रहा है कि इसी अमृतसर में हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई भी मुस्लिम यहां घर से बाहर नहीं निकल सकता और लाहौर में हिंदू और सिख नहीं रह सकते।
निरपराध, निहत्थे और बच्चों, औरतों और पुरुषों को मारना बहादुर कौम की निशानी नहीं है। इसी के साथ सरदार पटेल ने लोगों से अपील की कि वे इस शहर से गुजर रहे मुसलमान शरणार्थियों की रक्षा करें। उनकी इस अपील का शहर में अच्छा खासा असर हुआ, जिसके बाद शहर में मुसलमानों पर हमले बंद हो गए। इसके अलावा विभाजन के साथ ही भारत में मुस्लिमों के खाली घरों पर किसका अधिकार हो, इसे लेकर कैबिनेट में मतभेद हुए। कैबिनेट चाहती थी कि मुसलमानों को ये खाली घर दिए जाने चाहिए, वहीं सरदार पटेल का मानना था कि पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिमों का इन पर पहला अधिकार है। साथ ही इस दौरान ये अफवाह उड़ाई गई कि सरदार पटेल भारत के पंजाब के साथ साथ दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और देसी रियासत अलवर और भरतपुर के भी मुसलमान आबादी को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने जब ये सवाल पूछा तो पटेल ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही कहा कि जो मुसलमान भारत के प्रति वफादार नहीं है उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए। इसी दौरान सरदार पटेल को लगने लगा कि जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद उनको कैबिनेट में देखना नहीं चाहते। साल 1947 के आखिरी दिनों में आखिरकार गांधी ने पटेल से सीधी बात की। महात्मा गांधी ने पटेल से कहा कि या तो आप सरकार चला लें या जवाहर को चलाने दें। सरदार पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि अब मुझ में उतनी शक्ति नहीं है। जवाहरलाल मुझसे उम्र में काफी छोटे हैं, उन्हें सरकार चलाने दें। बाहर से जितनी मदद मैं कर पाऊंगा कर दूंगा। इस बातचीत के बाद महात्मा गांधी को फैसला करना था कि सरदार कैबिनेट में रहेंगे या नहीं, लेकिन बापू ने कोई फैसला नहीं लिया। नेहरू और आजाद का पटेल के विचारों से काफी मतभेद था। एक तरफ मौलाना आजाद और जवाहरलाल थे, जबकि दूसरी तरफ सरदार पटेल थे। सरदार के भाषणों को लेकर नेहरू उनसे अक्सर नाराज रहते थे। वहीं मौलाना आजाद भी पटेल पर नाराज थे कि वो मुसलमानों के प्रति हो रही हिंसा को रोक नहीं पा रहे हैं। मौलाना ने सरदार पर सीधा आरोप लगाया कि दिल्ली प्रशासन, जो सीधे सरदार पटेल के विभाग के तहत काम करता है, हिंसा पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। इस वजह से दोनों के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे थे। प्रशासन में दो गुट हो गए थे। लोग सरदार की ओर देखते थे क्योंकि वो देश के गृह मंत्री थे। उन्होंने ऐसा काम किया कि बहुसंख्यक गुट उनसे खुश था। अल्पसंख्यक गुट आजाद और जवाहरलाल से उम्मीद कर रहा था। जैसा कि मुस्लिम लीग भारत में सांप्रदायिक माहौल बनाने में लगी हुई थी, पाकिस्तान के समर्थन में प्रचार किया जा रहा था। ऐसे में सरदार पटेल ने लखनऊ के अपने भाषण में उन लोगों पर जोरदार हमला बोला जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। सरदार पटेल अपने भाषण में साफ शब्दों में कह रहे थे कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इसके बाद 1948 में ही जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन में पटेल ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने हिंदू शरणार्थियों को बंद नहीं किया तो हमारे पास भी मुसलमानों को भेजने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। इस भाषण के बाद पटेल की आलोचना शुरू हो गई कि वो मुसलमानों के दुश्मन हैं, लेकिन पंडित नेहरू ने पटेल को समर्थन देते हुए कहा कि ये पाकिस्तान के लिए थी। इस भाषण को विशेषज्ञों ने अपने नजरिए से देखा। कुछ विशेषज्ञों ने पटेल को मुस्लिम विरोधी बताया तो कुछ ने उनका समर्थन करते हुए भाषण को व्यावहारिक माना। दोस्तों, जहां एक तरफ सरदार पटेल इस देश की मुस्लिम जनता से कह रहे थे कि एक नया माहौल है, हमें आजादी मिल गई है, अलग पाकिस्तान बन गया है, हम चाह रहे हैं कि एक सेक्युलर देश का निर्माण करें, इसमें सबको योगदान देना होगा। यानी वे एक तरह से देश के मुस्लिमों से ये अपील कर रहे थे कि आप लोगों की वफादारी भारत के प्रति है और इस वफादारी को खुलकर कहना चाहिए। वहीं नेहरू का मानना था कि किसी भी जनता से एक टेस्ट ऑफ लॉयल्टी लेना अच्छी बात नहीं है। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि सारे लोग देश के प्रति वफादार हैं। नेहरू मानते थे कि किसी एक खास वर्ग से यह टेस्ट नहीं मांगना चाहिए। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आजादी के दौरान बहुत सी रियासतों ने भारत में मिलने से मना कर दिया था, जिसके बाद सरदार पटेल ने सभी रियासतों को भारत में मिलाया। लेकिन ऑपरेशन पोलो के दौरान भी सरदार पटेल पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा। क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग ऑपरेशन पोलो। दोस्तों, पटेल पर मुसलमानों का विरोधी होने के आरोप पहले भी लगते रहे थे, लेकिन हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो ने इस चर्चा को और तेज किया। बहुत से जानकारों का कहना है कि इसकी बड़ी वजह सरदार की साफगोई और उनका दो टूक अंदाज था। लेकिन वहीं बहुत से जानकार, जैसे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और जाने माने कॉलमनिस्ट रहे A.G. नूरानी, कहते हैं
कि हैदराबाद में सेना के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी किताब द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद में लिखा, सरदार के फैसले के कारण हैदराबाद में मुसलमान मारे गए थे। उन्होंने इसके लिए सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। रफीक जकारिया लिखते हैं, सरदार 7 अक्टूबर 1950 को हैदराबाद गए। उन्हें बताया गया कि लायक अली पुलिस से बचते हुए विमान से पाकिस्तान जा चुके हैं। ये खबर सुनकर हैदराबाद के मुसलमानों ने खुशी मनाई। इस पर सरदार पटेल बहुत नाराज हुए और उन्होंने मुसलमानों से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे संदेह है कि मुसलमान अपना भविष्य भारत से नहीं जोड़ रहे हैं। हालांकि हैदराबाद में स्थिति नियंत्रण में आने के बाद सरदार पटेल ने वहां मुसलमानों को आश्वासन दिया कि जब तक वे भारत के प्रति वफादार रहेंगे उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। एक्यूजेशन ऑफ शोइंग सॉफ्टनेस टुवर्ड्स आरएसएस। दोस्तों, सरदार पटेल पर आरएसएस के प्रति नरमी दिखाने का भी आरोप लगता रहता है। जानकार ये आरोप महात्मा गांधी पर हमले के दौरान हुई घटनाओं को देखकर लगाते हैं। 20 जनवरी को पश्चिम पंजाब के मदनलाल पाहवा नामक एक व्यक्ति ने गांधी जी की प्रार्थना सभा में बम फेंका। हालांकि उस जोरदार विस्फोट में गांधी जी बच गए। बाद में मदनलाल को पकड़ लिया गया, लेकिन बाकी सभी लोग भाग निकले। पुलिस को मदनलाल से जानकारी मिली कि गांधी जी की हत्या की साजिश रची जा रही है, जिसके बाद सरदार ने गांधी जी को सुरक्षा देने की बात कही, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए किसी भी तरह की सुरक्षा लेने से मना कर दिया। लेकिन 30 जनवरी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पर प्रार्थना सभा में गोली मार दी। गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पर आरोप लगने लगे। 3 फरवरी को स्टेट्समैन में एक आर्टिकल आया जिसमें लिखा था कि महात्मा गांधी को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के लिए सरदार को गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने भी सरदार की आलोचना की। हालांकि इसके बाद सरदार पटेल ने अपना इस्तीफा लिखा, लेकिन भेजा नहीं। नेहरू ने सरदार को एक लेटर लिखा। उन्होंने लिखा कि हमारे बीच मतभेदों को नमक और मिर्च लगाकर पेश किया जा रहा है। इस बुरे खेल को रोकना जरूरी है। बापू की मौत के बाद जो आपातकाल पैदा हुआ है, इसका मुकाबला करने के लिए हमें मित्र या सहयोगी के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। जिसके बाद सरदार ने भी जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा। सरदार ने लिखा, बापू की भी राय थी कि हम परस्पर जुड़े हुए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके नेतृत्व में मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी लिखते हैं, गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस और हिंदू महासभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि सरदार और नेहरू के उनके बारे में अलग अलग विचार थे। नेहरू आरएसएस और हिंदू महासभा को फांसीवादी मानते थे, जबकि सरदार उन्हें देशभक्त मानते थे। नेहरू का मानना था कि बापू की हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। इसके लिए अभियान आरएसएस ने चलाया था। हालांकि सरदार इससे सहमत नहीं थे। 17 जुलाई 1948 को सरदार ने प्रांतों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। इससे पहले हिंदू महासभा के नेता और नेहरू सरकार में मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पत्र लिखकर कुछ मामलों पर विचार करने को कहा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा, गांधी जी की हत्या में एक छोटा समूह शामिल था, जिनके खिलाफ साजिश में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस मामले में आरएसएस का कोई हाथ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शिकायत की थी कि हिंदुओं को हर मोर्चे पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुसलमानों की ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कोई भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म होने के बाद सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेटर लिखा और कहा कि आरएसएस और हिंदू महासभा के खिलाफ मामला अदालत में विचाराधीन है। आरएसएस की गतिविधियां सरकार के खिलाफ खतरनाक थीं। हालांकि कुछ समय बाद सरदार पटेल ने लखनऊ में आरएसएस और हिंदू महासभा को कांग्रेस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इसका मतलब ये नहीं था कि उनका उनके प्रति अधिक स्नेह था। वो चाहते थे कि भारत अब आजाद है और सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएं। कंक्लूजन। दोस्तों, देखा जाए तो सरदार पटेल का दिल इतना बड़ा था कि उसमें सब समा सकते थे। दोनों की तरफ से मिलने वाले लगातार दबाव के बावजूद पटेल मुसलमानों और बाकी अल्पसंख्यकों के साथ 3 मुद्दों पर खड़े रहे: धन प्रचार का अधिकार, भाषा लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार, शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार। पटेल अल्पसंख्यकों
और मूलभूत अधिकारों के लिए गठित की गई सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। हालांकि देश के विभाजन के दौरान हिंदू शरणार्थियों के साथ हो रहे अत्याचारों की वजह से पटेल के हिंदू समर्थक रुझान सामने आए थे, लेकिन इस बात का भी प्रमाण नहीं मिलता है कि उनके भीतर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ खड़े होने की कोई भावना थी। राजमोहन गांधी अपनी किताब पटेल अ लाइफ में लिखते हैं कि सरदार पटेल दिल से हिंदू थे, लेकिन जब प्रशासन चलाने की बात हो तो वहां उनके लिए सब धर्म एक बराबर थे। वे किसी भी स्थिति में किसी खास धर्म को तरजीह देने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों, इस टॉपिक के यूपीएससी मेंस से रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं। तो आपका सवाल है, elucidate the role of Sardar Patel in integration of princely states in India. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।